यस, आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और जो हमारे पिछले वीडियोस हैं 2003 के जो PYQs थे UPPCS के लिए, आपने उनको कवर कर लिया होगा। आज के हम सिंगल लेक्चर के अंदर 2004 के जो PYQs हैं सारे GS का पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, एक शीट लेनी है, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला जो सवाल है वो बात कर रहा है सिंधु घाटी। जो सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके बारे में सवाल दिया गया है। वो कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में जब वो डेवलप्ड हो गई थी, ठीक है, जब वो डेवलप्ड हो गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी सारे जो साइट्स आती हैं, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, तो ये अलग अलग साइट्स हैं। ठीक है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन। तो सवाल क्या कह रहा है कि जब ये डेवलप्ड हो गई थी अच्छे खासे लेवल पर, उस समय पर एक ऐसी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, कि जिसमें कुएं मिले थे घरों के अंदर। तो जो कुएं मिले थे वो मिले थे मोहनजोदाड़ो के अंदर। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर कुएं मिले थे घरों के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है खासकर कि जो पानी नहाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, और भी जो घरों के काम होते थे उनकी उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। रोड्स जो थे इसके अंदर, IVC के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर परपेंडिकुलर एकदम चौकोर उस पर कट करते थे। तो इस तरीके के रोड रहते थे। ठीक है, नालियाँ ढकी मिलती रहती थी, जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। तो इस तरीके के जो है, जब IVC डेवलप्ड हो गई थी, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं आपको देखने को मिलेंगी। हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है किसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न सिद्धांत। जो डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स है, त्रिरत्न का सिद्धांत है, उसके बारे में जो है नेक्स्ट सवाल बोला गया है। वो किसके बारे में बात करता है, सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र। 3 चीजें, पहला सम्यक, दूसरी धारणा और तीसरी सम्यक चरित्र। ठीक है, 3 चीजें, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक ज्ञान, और ये बात एक सम्यक धारणा एक, सम्यक चरित्र 2, और तीसरा सम्यक ज्ञान। धारणा, चरित्र, ज्ञान किस धर्म की महिमा में है और वह किस धर्म के महिमा के अंदर आता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट बिलीफ, ठीक है, आप विश्वास सही चीज में रखिए, राइट कंडक्ट, काम सही करिए, और चरित्र अपना सही रखिए, और राइट नॉलेज, अपना ज्ञान जो है वो सही रखिए। तो 3 चीजें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। और उसके बारे में क्या कह रहा है, इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, किस रिलीजन की ये एक क्राउनिंग ग्लोरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स। याद रखिएगा, ये जैनिज्म की जो है, जैन धर्म के अंदर ये तीन जो है मेन सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न सिद्धांत, जो कि सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, इन तीनों की बात करते हैं। याद रखिएगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन दोनों के ऊपर जो है सवाल, इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं उनके ऊपर जो है सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स जो है, त्रिरत्न सिद्धांत जो है, वो जैनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, वह दक्षिण भारत राज्य को अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। एक ऐसा सदर्न इंडिया के अंदर एक ऐसा राज्य था, ठीक है, जिसकी नवल पावर के लिए जो है, नौसैनिक शक्ति के लिए जो है वो फेमस था। एक ऐसा राज्य आया था, एक ऐसी डायनेस्टी आई थी जो कि नवल पावर के लिए, अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जो है वो फेमस थी। ठीक है, ऐसी कौन सी थी, वो चोलाज थे। तो चोलास जिस तरीके से फेमस थे, उन्होंने सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जाके जो है, जैसे कि खासकर कि ये इंडिया का पार्ट है, ये तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ चोलास है, तमिलनाडु के अंदर चोलास, और ये जो है
ये इसका जो नदन पार्ट था यहाँ अटैक किया था श्रीलंका का, ठीक है। वहाँ अटैक करके वहाँ पे अपना राज स्टेब्लिश किया था चोलास ने, ठीक है। तो चोलास जो थे उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत बड़े लेवल पर थी, ठीक है। चोलास जो थे उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत बड़े लेवल पर थी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है आगरा शहर के बारे में। जो आगरा सिटी है जहाँ से हमारा ताजमहल आता है, आगरा शहर की स्थापना की थी किसने, जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। सिंपल सा सवाल है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो है स्थापना की थी सन 1504 के अंदर। सन 1504 के अंदर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, याद रखिएगा इस चीज़ को, सिकंदर लोदी ने 1504 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कुछ फैक्ट बेस्ड जो ये अब आप देख रहे होगे, ये फैक्ट बेस्ड हैं जिसके अंदर आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑर्डर, चीज़ों का ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको ईयर और ऑर्डर दोनों आपको अरेंज करने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से जो है PYQs में, UPPCS के अंदर और भी जो RO ARO के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। UPSC भी जो है काफ़ी सारे कुछ इसी पर बेस्ड सवाल देता है, थोड़ा सा स्लाइड हटके। तो देखो ये सवाल बोला गया है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो दिल्ली से एक इंसान थे जिन्होंने दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का, यानी कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद महाराष्ट्र के साइड में अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया था। ऐसे कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया। और यही उनके लिए, तो जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, MBT जो थे, याद रखिएगा MBT, इस तरीके से याद रखना MBT, ठीक है। तो इन्होंने अपने टाइम पर अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का सोचा कि अच्छे से वो राज कर पाएंगे वहाँ पर जाके, ठीक है। ऑल्सो कुछ ऐसे काम किए इन्होंने जिनकी वजह से इनको थोड़ा सा नकारा भी जाता था, ठीक है। तो एक इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है, तांबे के सिक्के चलाए थे अपने टाइम पर, जो कि एकदम फेल हो गए थे, ये जो स्ट्रेटजी थी। और ये भी जो शिफ्ट किया था उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, वो भी एकदम फेल हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, तो याद रखिएगा दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट करने का ऑर्डर जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक MBT उन्होंने दिया था, MBT, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगजेब हैज़ कंकर्ड इन डेक्कन। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों की विजित किया था, किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो अहमदनगर बीजापुर, बीदर बीजापुर, बीजापुर गोलकोंडा और गोलकोंडा अहमदनगर। अच्छा, ये जो आपको नाम सुनने को मिल रहे हैं, हमने कल 2003 का जो मॉक टेस्ट था, PYQ था 2003 का, उसके अंदर जो है हमने इसकी बात भी की थी कि ये जो है वो बहामी एम्पायर से टूटी थी, जो बहामी राज्य था वहाँ से टूटी थी ये 5 जगह, ठीक है। कौन कौन सी थी 5? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार और बीदर, ठीक है। ये 5, और इनके ऊपर देखो बैक टू बैक, और आज भी जो है कहीं ना कहीं इनसे लिंक्ड सवाल जो है पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि बहामनी से 5 टूटे थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और 2 बेरार और बीदर, ठीक है, ये याद रखिएगा 5 टूटे थे। तो बीजापुर में आदिल शाही बीजापुर के अंदर जो है राज कर रहे थे। डायनेस्टी जो वंश जो था इसके अंदर आदिल शाही वंश था, ठीक है, आदिल शाही वंश। अहमदनगर के अंदर निज़ाम शाही, ये कल भी देखा था हमने। गोलकोंडा के अंदर कुतुब शाही, बेरार के अंदर इमाद शाही और बीदर के अंदर बरीद शाही, ठीक है, याद रखिएगा।
बीजापुर के अंदर आदिल शाही, अहमदनगर के अंदर निजाम शाही, गोलकोंडा के अंदर कुतुब शाही, बिरार के अंदर इमाद शाही और बीदर के अंदर बरीद शाही। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब ये देखो हमसे क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने किन दो राज्यों को कनकर्ड किया था अपने टाइम पे, किन दो राज्यों पे विजय प्राप्त की थी। तो औरंगजेब ने बीजापुर बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी 1686 में, 1686 में। इसकी सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखने की ज़रूरत है कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा इन दो राज्यों पर जो है विजय स्थापित की थी। ठीक है, औरंगजेब ने दक्कन के अंदर दो मुख्य राज्य थे जिन पर विजय स्थापित की थी, बीजापुर और गोलकोंडा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बीजापुर पर किसका याद है, राज्य है, वंश है वहाँ पर आदिल शाही वंश। तो उसने आदिल शाही वंश को जीता और कुतुब शाही, गोलकोंडा के अंदर कुतुब शाही। ठीक है, याद रखेगा, गोलकोंडा के अंदर कुतुब शाही। तो आदिल शाही वंश, अगर आपको मान लो ये सवाल पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने दो वंश थे दक्कन के पठार के अंदर जिस पर उसने राज अपना स्टैब्लिश किया, उनको जीता, तो अब क्या करोगे आप, स्टेट के साथ साथ आपको राजवंश भी याद रखने की जरूरत है। तो दो कौन कौन से वंश है, आदिल शाही वंश और कुतुब शाही वंश, याद रखिएगा। तो इस तरीके से सवाल आपको पीवाईक्यूज आपके लिए इसी वजह से बेनिफिट रहते हैं कि आप उनसे सीख के आगे के सवाल प्रिडिक्ट कर सकें कि अगर ऐसा पूछा है तो हो सकता है ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो प्रिपरेशन हम इन क्लासेस के ज़रिए हम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आगे आने वाले 2026 के जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर जीएस इस लेवल की आती है, जैसे कि यूपीपीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, ठीक है, साथ में आरओ एआरओ के जो एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर जीएस पूछी जाती है, ठीक, उन सबको जो है लेखपाल का भी कुछ पार्ट जो है वो सब जो है हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यूज के अंदर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल द वन विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज वॉज। तो एक ऐसी फैक्ट्री थी जो कि बंगाल के अंदर पुर्तगालियों ने उसको लगाया था, बंगाल के अंदर पुर्तगालियों ने उसको स्टैब्लिश किया था। वो कौन सी फैक्ट्री, तो जो पोर्चुगल थे उन्होंने, जो पुर्तगालीज थे उन्होंने हुगली थी वो फैक्ट्री जो है वो लगाई। और इसकी जो परमिशन मिली थी, इसकी गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने इसको परमिशन दी थी। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड करने की किसने, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने ट्रेड करने की परमिशन दी थी पुर्तगालियों को हुगली के थ्रू। ठीक है, हुगली के थ्रू, और हुगली पे जैसे ही फैक्ट्री लगाई उनको परमिशन मिल गई ट्रेड करने की, किसके थ्रू, गयासुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, महमूद शाह, ये टाइम था 1537-38 का टाइम जो था, उस टाइम पर जो है परमिशन दी गई थी पुर्तगालियों को। ठीक है, ये याद रखिएगा, हुगली जो है वहाँ पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए गए थे। तो अकबर की एक स्ट्रेटजी थी, ठीक है, कि वो क्या करेगा, हमेशा आप अपने आप को भी ये करना चाहिए कि आप अपने दुश्मन से हमेशा लड़के ही जीत नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे कि अकबर ने क्या किया था, अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस स्टैब्लिश कर दिए थे, वैवाहिक संबंध बना लिए थे राजपूतों के साथ, क्योंकि राजपूत और मुगल साम्राज्य का जो है कट्टर थे। तो जैसे ही अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाना स्टार्ट किया तो वो थोड़ा सा झुक गए। जाहिर सी बात है, अपनी बेटी के बाद पिता हमेशा झुकता ही है, तो वो अपने ही मेहमान से लड़ाई तो करेंगे नहीं। तो उसने ये स्ट्रेटजी अपनाई, देखो कितना चालाक था अकबर, ठीक है, कितना स्मार्ट था। तो उसने वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश कर लिए, और सबसे पहले सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो किया था उसने कछवाहों के साथ किया था सबसे पहला। ठीक है, और कछवाहों में जो कछवाहों के, ये कछवा जो है ये आमेर के हैं, आमेर,
आमेर के हैं ये कछवाहा। और इनकी ही जो बेटी थी जोधाबाई, जोधा अकबर जो हम सीरियल देखते हैं, जोधाबाई जो थी इन्हीं की बेटी थी। जोधाबाई इन्हीं की बेटी थी, आमेर के राजा की ये कछवाहों की ही बेटी थी। ठीक है, जिनका पुत्र था, जोधाबाई का पुत्र था सलीम। सलीम जो था, शहजादा सलीम जो पुत्र था जोधाबाई और अकबर का, और सलीम ही आगे जाके जो है जहांगीर बना, जहांगीर बना आगे जाके। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि अकबर ने मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिक संबंध बनाए थे राजपूतों के साथ, और सबसे पहले जो था कछवाहा, कछवाहों के साथ बनाए जो कि आमेर के थे। उनकी बेटी थी जोधाबाई, उसका जोधाबाई और अकबर का पुत्र सलीम बना, और सलीम ही आगे जाके जहांगीर बना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो ये नीचे शासक दिए गए हैं, इनमें से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स दिए थे, दीवानी के राइट्स दिए थे कि आप ट्रेड वगैरह कर लो, उनको काफ़ी खुली छूट दी थी। तो वो थे शाह आलम टू। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त को, ठीक है 1765 की बात है, उस टाइम की बात है ये, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया था। एक फरमान जारी किया, और उस फरमान के अंदर क्या बोला कि भाई साहब, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी राइट्स हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, तो 1765 में शाह आलम टू ने फरमान जारी किया, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों के दीवानी राइट्स किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस डायग्राम को इस तरीके से याद रखना, बस बात खत्म। आप हिस्ट्री को इजी कर लो, इस तरीके से इजी करो, तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे तरीके से याद करो कि ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट किसने दिए थे? शाह आलम टू। शाह आलम टू ने 1765 के अंदर फरमान जारी किया। फरमान में बोला गया कि बंगाल बिहार और उड़ीसा इसके जो दीवानी राइट्स हैं वो ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे, बस। ठीक है, बात खत्म। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है हंटर कमीशन जो है। हंटर कमीशन जो है वो एजुकेशन के ऊपर आया था। हंटर कमीशन याद रखिएगा, कमीशंस के ऊपर यूपीएससी ने भी कई बार सवाल पूछे हैं, यूपीपीसीएस ने भी कई बार सवाल पूछे हैं, याद रखिएगा। तो एक हंटर कमीशन था, एक वुड्स डिस्पैच था। तो ये तो आया था 1882 में, ठीक है, 1882 के टाइम पे आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 के टाइम पे आया था, ठीक है। इससे पहले आया था वुड्स डिस्पैच, वो भी एजुकेशन के ऊपर आया था। वुड्स डिस्पैच, इसको हिंदी में भी वुड्स डिस्पैच ही बोलते हैं। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 के अंदर, और ये 1882 में हंटर कमीशन जो है वो आया था कि किस तरीके से वुड्स डिस्पैच ने प्रोग्रेस की है, क्योंकि उसके अंदर भी देखो ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि हम इनको अपनी एजुकेशन देके इनको बरगला लेंगे। ये जो डिमांड कर रहे हैं वो अपने जब इनकी हम भाषा ही बदल देंगे, मान लो इनके जो बच्चे आ रहे हैं वो इनकी भाषा ही नहीं जानते, वो हमारी भाषा जानेंगे, हम अपनी किताबें रिलीज़ करेंगे इंग्लिश में और उन किताबों में अपना इतिहास बताएंगे, उस इतिहास के अंदर जो है हम इनका इतिहास एकदम छिपा देंगे। तो एजुकेशन जो है, अगर आपको कहीं राज करना है तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन पे वॉर करना। तो उसने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो एजुकेशन पे वार किया। तो वुड्स डिस्पैच सबसे पहला ऐसा वॉर था, ठीक है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट वॉर था वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने किया हमारे ऊपर। तो 1854 में क्या किया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब इसने 1854 में काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया कि जो है इंग्लिश का जो बोलबाला बढ़ने लगा, इंग्लिश की जो एजुकेशन जो है वो बढ़ाती गई। इसके काम की जो प्रोग्रेस चेक करने के लिए, इसकी जो प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि भाई साहब ये काम कर क्या रहा है, वो आया था हंटर कमीशन। और साथ में ये कुछ चीज़ें भी अपने साथ लेके आया था प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, ठीक है,
प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एजुकेशन के कमीशन आए, जो कि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आए, ब्रिटिशर्स के टाइम पर आए थे। ठीक है, एक आया था सबसे पहला 1854 में, जिसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच, WD। इसी की प्रोग्रेस चेक करने के लिए 1882 में आया क्या, हंटर कमीशन। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे कुछ और भी कमीशंस हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे, हम देखेंगे उनको धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है मराठी पाक्षिक, मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत, मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है, ये चीज़ किसने आरंभ की थी। ये जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने ये जो मराठी फोर्टनाइटली और बहिष्कृत भारत, इसका जो है स्टार्टिंग की थी। याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत का जो है एक मराठा में, मराठी भाषा में रातों रात स्टार्ट की गई एक स्टार्टअप था इनका, बहिष्कृत भारत। ठीक है, जिनका हाथ था किसके, भीमराव अंबेडकर साहब का। ठीक है, याद रखिएगा बहिष्कृत भारत के पीछे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है डायरकी के बारे में। डायरकी, डायरकी क्या होती है, द्वैध शासन। डायरकी होती है द्वैध शासन। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो लिस्ट होती हैं, एक आरक्षित, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, दूसरा हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड। तो जो रिजर्व्ड लिस्ट है, डायरकी यानी कि द्वैध शासन, इसके अंदर क्या होता है, दो लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट रिजर्व लिस्ट होती है, जिसके अंदर आरक्षित चीज़ें आती हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, खास करके जो उस टाइम पे वाइसराय, तो उसके हाथ में 1 2 3 4 चीज़ें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, और इस पर किसी का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाइसराय का लिए, उसके डिसीजन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी बस। ट्रांसफर्ड में क्या होगा, ये कुछ जो प्रोविंसेस हैं, जो कुछ उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे, उनके लिए जो है कुछ प्रोविंसेस, जैसे कि बॉम्बे, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंसेस, इन सब के लिए कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी गई कि द्वैध शासन में तो कुछ ऐसे नियम कानून होंगे कि भाई साहब इन जो लोग हैं, जो प्रोविंसेस हैं, इनको भी ट्रांसफ़र कर दो कि इनका भी जो है मन लगा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से द्वैध शासन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। डायरकी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर। सवाल हमसे सीधा से ये पूछा है कि ये किसके अंदर, तो ये मॉन्टेग्यू जो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। याद रखिएगा बस, सिंपल। मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स के अंदर जो है डायरकी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे आगे भी पूछ जाएंगे जब हम अपनी पॉलिटी की स्टार्टिंग करते हैं, या फिर हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, दोनों के अंदर जो है डायरकी का जो है इंट्रोडक्शन आता है, और हमें ये ज़रूरी होता है कि हम डायरकी को समझें अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दो लिस्ट रहती हैं, रिजर्व्ड, ट्रांसफर्ड, आरक्षित, हस्तांतरित। और आरक्षित के अंदर जो है वायसरायज के लिए कुछ राइट्स रिजर्व रहते हैं। ट्रांसफर्ड जो है वो कुछ प्रोविंसेस हैं, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंसेस, इन सब के लिए जो है कुछ राइट दे दिए जाते हैं। क्या, कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। जो साइमन कमीशन का आया था, उसके जो बाइकआउट के कुछ मेन रीजंस थे। क्या थे, अपॉइंटमेंट बिफोर टाइम, ऐसा नहीं था कुछ। ठीक है, ऑल द मेंबर्स फॉर इंग्लिशमैन, ये बात एकदम सही है कि जितने भी सारे मेंबर्स थे साइमन कमीशन के अंदर, साइमन गो बैक, ये नारा आया था उस टाइम पर निकल के। तो क्यों आया था, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे वो अंग्रेज थे, सारे इंग्लिशमैन थे। तो जाहिर सी बात है कि भाई अब तुम हमारे सामने सारे के सारे इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज लाके रख दोगे और कहोगे हम जो है फेयर डिसीजन लेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कैसे मान लेते। तो इसी वजह से हमने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये हमने नारा लगा दिया।
ठीक है। तो बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था वो इसी कारण से हुआ था कि सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो इंग्लिशमैन थे, सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। तीसरा देखो, चेयरमैन वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश लिबरल पार्टी, ये ऐसा कुछ नहीं था। और गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसा भी नहीं था। तो बी जो है हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बारे में पूछा गया है। और पूना पैक्ट पता है किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को अच्छे से कि गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था अराउंड 1932 सितंबर 24। ठीक है, सितंबर 24 1932 के टाइम पर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो कुछ डिमांड्स थी अंबेडकर की उस टाइम पर, कुछ डिमांड्स थी अंबेडकर साहब की उस टाइम पर कि दलितों के लिए जो है कुछ सीट्स की इंतजाम किए जाएं, इस तरीके से थी। ठीक है, तो सारी जो उनकी जो डिमांड्स थी वो तो फुलफिल नहीं हुई, पर गांधी जी ने उनको कुछ रियायतें दी ताकि जो है जो दलित थे उनकी रिप्रेजेंटेशंस ठीक से की जा सके। ठीक है, याद रखिएगा पूना पैक्ट जो है वो दलितों की रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था 1932 के अंदर। क्यों 1932 पे मैं जोर दे रहा हूँ? क्योंकि कई बार हमसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि कौन सा इवेंट पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन कब हुआ था। तो इस तरीके के ऑर्डर जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑर्डर जो है कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन का ईयर क्या है। साइमन कमीशन का ईयर है 1927-28। ठीक है, साइमन कमीशन 1927-28, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, ठीक है, यानी कि जो लोअर हाउस था, जैसे हमारा जो हाउस ऑफ कॉमन जो लोकसभा है उसको बोलते हैं, वही उनका जो लोअर हाउस था, इसके चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? जो पहला भारतीय जिसने पहली बार चुनाव लिया था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार इन्होंने कंटेस्ट किया था। जीतना ना जीतने की बात नहीं है, अनसक्सेसफुल रहे थे, पर उन्होंने पहली बार जो है कंटेस्ट किया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है आपको। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, जब स्थापित हुई थी तो पहले प्रेसिडेंट ये बने थे, पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट जो है ये बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं, गदर मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। गदर मूवमेंट लाला हरदयाल साहब, गदर मूवमेंट लाला हरदयाल साहब ने 1913 के अंदर 1 नवंबर 1913 में इंडिया के बाहर यूएस में सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूएस एक अलग मूवमेंट चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा, गदर मूवमेंट लाला हरदयाल साहब ने 1913 में 1 नवंबर 1913 में यूएस के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? जो एनी बेसेंट थी उन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स निकाले थे, तो वो कह रहे हैं कौन कौन से। एक था कॉमन व्हील, याद रखिएगा, कॉमन व्हील यानी कि एक सिंगल व्हील पर चलना, इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक व्हील पर एक सोच। कॉमन व्हील एनी बेसेंट की एक किताब थी। कॉमन व्हील एक अखबार था, एक्चुअली में एक न्यूज़पेपर था, कॉमन व्हील। दूसरा था न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ए और बी 2, ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
कौन कौन से याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने 2 अखबार रिलीज किए थे, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। हमसे पूछा गया है नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कट से ज्ञात करें। तो देखो ऑर्डर बताना है हमें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कब कौन सी घटना कब घटित हुई थी। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब गठित हुआ था? 12 मार्च 1930। ठीक है, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ। इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940 के टाइम पर। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 के टाइम पर, 1942 के टाइम पर। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 के टाइम पर। तो याद रखिएगा सेम इस तरीके के ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी हो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी के अंदर ये पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के उठा के पूछ लेते हैं। जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे उठा के इस तरीके के सवाल हर साल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, ईयर याद कर लो, ईयर, ठीक है, उसका ऑर्डर याद कर लो बस। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया था? मार्च 1930, 12 मार्च 1930 के अंदर। इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत तौर पे जो सत्याग्रह किया जाता था, व्यक्तिगत तौर पे सत्याग्रह, इसका जो स्टार्टिंग जो है वो गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने स्टार्टिंग की थी अक्टूबर 1940 के अंदर। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के अंदर। ठीक है, तो हमें ऑर्डर बताना है। सबसे पहले क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद देखो 40 का क्या हुआ? इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद देखो मार्च क्रिप्स मिशन, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देख लो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आंसर हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 ये जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमें ऑर्डर याद रखने को जाएगा। सीडीएम 1930, मार्च 1930, महीने भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इन दोनों के ईयर तो सेम है 1942, बट मंथ जो है वो अलग है, महीना अलग है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और ये इंडिविजुअल सत्याग्रह व्यक्तिगत तौर पर जो सत्याग्रह किया जाता था अक्टूबर 1940 में। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, Who among the following was the chief architect of reconciliation between extremists and the moderators? जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अतिवादी जो थे, और उदारवादी, मॉडरेटर्स यानी कि उदारता दिखाते थे मॉडरेटर्स, अतिवादी यानी कि थोड़े से गर्म खून वाले थे एक्सट्रीमिस्ट, तो के पुनर्मिलन की बात उठी थी। तो किन 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 लोगों ने इनको दोबारा से मिलाने की बात की थी? तो तिलक साहब और एनी बेसेंट, इन दोनों ने ये बात की थी, तिलक साहब और एनी बेसेंट। ठीक है, इन दोनों को मिलाने की बात एनी बेसेंट और तिलक। मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट जैसे कांग्रेस थी हमारी, आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885। डब्ल्यूसी बनर्जी पहले प्रेसिडेंट, ये हमने अभी पीछे देखा, याद रखिएगा इसी तरीके से। फिर क्या हुआ? इसके अंदर 2 गुट बन गए, एक जो मॉडरेटर्स थे, एक थोड़ा सा गर्म खून वाले, एक लोग क्या थे, थोड़े थोड़े उदारवादी। चलो ठीक है, काम करवा लेते हैं, चलो अर्जी लगाते हैं हाउस के अंदर, लोअर हाउस के अंदर अर्जी लगाते हैं, सुनेंगे, दलीलें दी जाएंगी। वकील तो थे ही हमारे इंडिया के अंदर, एक से एक वकील थे, और याचिकाएं लगाते थे और दलीलें देते थे कि हमें राइट्स चाहिए, ये चाहिए। तो वो थोड़े से उदारवादी थे। कुछ उसमें आ जाते थे कि एक काम करो, हमें थोड़ा सा ना दूसरी अप्रोच लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी कड़क गर्म मिजाज वाले जो थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते थे, तो एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है,
तो इन दोनों को मिलन करवाया किसने, एनी बेसेंट ने और तिलक ने मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, ठीक है, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो ये जो संगठन दिए गए हैं, सूची के लिए दिए गए कट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। कि कुछ गतिविधियों में, कुछ जो है इन चारों में से कुछ जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर सम्मिलित थे, कुछ, सारे के सारे नहीं, कुछ ही जो है, खास करके जो अभिनव भारत था, अभिनव भारत जो थी वो, ये जो गुट है, ये जो है गुट है जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संबंधित था बहुत ज़्यादा उस टाइम पर, 1904 के टाइम पर, 1904 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद से जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता था। दूसरा, अनुशीलन समिति 1907, 3 साल बाद इसके फॉर्मेशन हुआ था, 3 साल बाद। और ये अनुशीलन समिति भी इसी के साथ साथ जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी। तो ये दोनों जो, ये न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये इतना सच नहीं थी, और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन ये भी जो है नहीं थी। तो हमारे जो बी जो है 1 और 2 जो है सही है। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति दोनों की दोनों जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थी, वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। अभिनव भारत 1904 में फॉर्म हुआ था, अनुशीलन समिति जो है अभिनव भारत के बाद में, अभिनव भारत के बाद में 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछा रहा है, देखो बच्चों, कि भारत ने नई सहस्त्रवाद के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर मेरिडियन पर देखी। ठीक है, अब वो हमें देखना है। तो ये हमारा ये है, ये देखो 92 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, 92 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट ये दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमें 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो एक तो पश्चिम दे रखा है और पूर्व दे रखा है। तो अब हमारे पास ये इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, ये इंडिया है। अब ईस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट, पूर्व, पश्चिम, सूरज कहाँ से निकलता है हम मानते हैं यहाँ से, तो पहली किरण कहाँ पड़ेगी, इस पार्ट पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला देशांतर, देशांतर क्या हो जाएगा पहला, 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पूर्व, ये हो जाएगा। वो सिंपल ये कह रहा है कि पहली जो सूरज की किरण है वो किस देशांतर पर गिरती है, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सूरज की पहली किरण किस देशांतर पर गिरती है, हमें ये बताना है। 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर गिरती है। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, किबिथू के अंदर, एंजो डिस्ट्रिक्ट है, किबिथू गांव है, किबिथू, KIBITHU, किबिथू एंजो डिस्ट्रिक्ट, एंजो डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एज सच थोड़ा सा आप याद जरूर रखिएगा, किबिथू एंजो डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं, जहाँ पर 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपका आता है, जो सबसे पूर्वी पॉइंट है इंडिया का, सबसे पूर्वी पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, आगे, और इधर जो है सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुहार माता, गुहार माता कच्छ में आता है, और KUTCH कच्छ में, और वहाँ पे आता है ये गुजरात के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं अब, दंडकारण्य, दंडकारण्य प्रदेश की स्थिति, जो दंडकारण्य रीजन जो है इंडिया के अंदर, दंडकारण्य जिसके अंदर प्रभु श्री राम का भी जो है कहीं यहाँ होके गुजरे थे, दंडकारण्य होके, उसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है कि दंडकारण्य जो है वो किस रीजन के अंदर नहीं आता है, किस प्रदेश के अंदर नहीं स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश। किस किस के अंदर आता है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, उड़ीसा के अंदर आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इस तरीके से है, तो ये इस जगह पे आता है दंडकारण्य। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा भी हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी हो गया, और नीचे
आंध्र प्रदेश भी हो गया। तो तीनों एरिया के अंदर जो है ये आता है। एमपी के अंदर जो है, एमपी इधर की साइड है, एमपी इधर की साइड है, तो एमपी के अंदर जो है नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा दंडकारण्य, दंडकारण्य के फॉरेस्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। जो नीचे दिए रखे हैं, अरावलीज, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयास और डेक्कन ट्रैप, इनमें से कौन सी जो फिजिकल फीचर्स जो हैं वो पहले बनी थी और कौन सी जो बाद में बनी थी, सिंपल ये बताना है। तो सबसे पहले इंडिया की जो सबसे, इंडिया क्या, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावलीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इंडिया की ओल्डेस्ट अरावलीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अरावलीज फॉर्म हुई थी और उसके बाद हुई थी ईस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं वो अरावलीज के बाद में फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अरावलीज, उसके बाद में ईस्टर्न घाट्स, और फिर डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ, और सबसे लास्ट में जाके जब जो प्लेट है हमारी, जो हमारी प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, ये जब इससे टकराई यूरेशियन प्लेट से, तब जाके जो है वो हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सबसे आखिरी में। तो 1 2 3 4 यही ऑर्डर हो जाएगा, 1 2 3 4 बी ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री हरिकोटा आइलैंड की बात कर रहा है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट? तो ये पुलिकट लेक के जो है निकट है। तो इस तरीके से है, इधर इधर की ऊपर का जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश का आता है, और नीचे का जो है वो तमिलनाडु का। इन दोनों का जो बॉर्डर है वहीं पर है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक वहीं पर स्थित है, और उसी के पास में जो है श्री हरिकोटा आइलैंड है। श्री हरिकोटा आइलैंड पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहां से सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहां से इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। सैटेलाइट जो है यहाँ से लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स यहीं से, और ये पूरा का पूरा ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट कौन करता है? इसरो। सतीश धवन स्पेस सेंटर को ऑपरेट कौन करता है? जहाँ से कि सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, इसरो। और ये जो है श्री हरिकोटा आइलैंड पर है, जो कि पुलिकट लेक के पास है, और पुलिकट लेक बॉर्डर पर पड़ती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। और इसी पुलिकट लेक के पास इस जगह पर है क्या? तिरुपति, तिरुमला तिरुपति, तिरुपति। ठीक है, तिरुपति याद रखिएगा। तो तिरुपति के पास पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आती है, और पुलिकट लेक के पास ही श्री हरिकोटा आइलैंड है। श्री हरिकोटा आइलैंड के ऊपर जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और यहीं पर सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, और ये ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो इस तरीके से जो है ट्रेल बना लिया करो कि इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास आई है, चलो इसको एक रेल बना देते हैं कि पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये। इस तरीके से चलोगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को याद करने में। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना लो। ठीक है, अब ये डायग्राम है, अब इस तरीके से, अब ये डायग्राम आपने बना लिया एक बार, ये आपके दिमाग में इससे छप जाना चाहिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर है, वहाँ पर पुलिकट लेक आ रही है, पुलिकट लेक के पास ही जो है वो श्री हरिकोटा आइलैंड है, और श्री हरिकोटा आइलैंड के ऊपर ही जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और सतीश धवन से सेंटर पर जो है सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, और वहीं पर ये जो है पूरा के पूरा जो सिस्टम है वो ऑपरेट कौन कर रहा है? इसरो, इसरो। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, आपको ये तरीके थोड़ा सा समझ में आए, थोड़ा सा लाइक करिए वीडियोस को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें भी थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें बताते रहिए अगर कोई चीज़ जो है आपको इम्प्रोवाइज़ करवानी है, बतानी है। ठीक है, चेंज जो है हमेशा पॉसिबल है हमारे साइड से आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि 2 सूची दे रखी हैं आपको, एक तो फसल की, क्रॉप की, दूसरी स्टेट की, राज्य की। तो वो दोनों में जो है हमें देखना है कि किस राज्य के अंदर जो है सुमेलित किया गया है, नीचे सूचियों के अंदर जो है वो जो है हमें बताना है। ठीक है, कटु से सही उत्तर का चयन किया जाना चाहिए हमें। तो ग्राउंड मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट, दूसरा देखो सरसों, तीसरा सोयाबीन, और चौथा नारियल। तो 4 हैं,
चारों में हमें देखना है किस किस में जो है होता है। तो देखो नारियल का देखते हैं, सबसे सादा नारियल कहाँ उगते हैं? कोस्टल में, कोस्टल रीजन में खास करके। अब एमपी नहीं है कोस्टल रीजन, लैंडलॉक्ड है, ज़मीन से गिरा हुआ है। राजस्थान भी नहीं है कोस्टल। आंध्र प्रदेश है, बट आंध्र प्रदेश के अंदर इतना नहीं है कोकोनट। बट आपने केरला के अंदर ज़रूर सुना होगा। तो कोकोनट की जो खेती है केरला के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, बट केरला के अंदर जो है ये ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मूंगफली जो है, सरसों जो है, सरसों सरसों आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। और सोयाबीन का ऑयल जो है वो एमपी के अंदर देखने को मिलेगा। सोयाबीन ऑयल जो है वो एमपी के अंदर देखने को मिलेगा। सरसों जो है आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। बची मूंगफली, मूंगफली जो है आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा मूंगफली, मूंगफली कहाँ पे मिलती है? आंध्र प्रदेश में। जो सरसों है वो राजस्थान में। सोयाबीन जो है वो एमपी के अंदर। ग्राउंडनट जो है वो केरला के अंदर। 1 2 3 4, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये जो है सी जो है आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। याद रखिएगा मूंगफली जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। सरसों जो है वो राजस्थान के अंदर। सोयाबीन जो है वो एमपी के अंदर, सनफ्लावर भी। नारियल जो है वो केरला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, IIPR, ये कहाँ पर है? हमसे ये सिंपल पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है IIPR पल्स रिसर्च, जो दालों का दलहन अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है? वो है आपका कानपुर के अंदर, ठीक है। कानपुर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, सिंपल। तो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। अब देखो, ये अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफ़ी बागान कहाँ लगाए गए? ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट जो है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर आता है। चिकमंगलूर कर्नाटका, इसी के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा जो है कहवा, कॉफ़ी प्लांटेशंस के, कॉफ़ी के जो बागान हैं वो लगाए गए थे। कॉफ़ी प्लांटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चिकमंगलूर जनपद के अंदर सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो है कॉफ़ी प्लांटेशन का जो है कॉफ़ी के जो बागान है वो लगाए, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, ये देखो, माइनिंग एरिया को मैच करना है हमसे किससे? मिनरल से, कि किस माइनिंग एरिया के अंदर कौन से मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, कौन से मिनरल्स जो हैं वो किस माइनिंग एरिया के अंदर जो है हमें आ रहे हैं, उसको हमें मैच करना है। सिंपल सा सवाल है जो हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। मिनरल्स, माइनिंग एरिया, बस बात खत्म। अब ये देखो, गुरु महिसनी, गुरु महिसानी, ये इस रीजन के अंदर, गुरु महिसानी के अंदर, ये है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर आता है। तालचेर, तालचेर भी आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। उड़ीसा के अंदर अंगुल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको तालचेर देखने को मिलेगा। गुरु महिसनी जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है जो है उड़ीसा के अंदर, वहाँ देखने को मिलेगा। जदुगुड़ा जो है, जदुगुड़ा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। झारखंड के अंदर जदुगुड़ा आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ईस्ट सिंहभूम, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको थोड़ा सा फैमिलियर कर लो अपने आप को, क्योंकि ये जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे, जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे ना, तो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, अंगुल डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जो है आपको काम आएंगी तब, ठीक है। इनको वेस्ट मत समझिएगा। जानवर, जावर जो है, जावर जो है कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर, राजस्थान के पास, उदयपुर में पड़ता है। एक सेकंड, उदयपुर राजस्थान के पास, ठीक है। तो गुरु महिसनी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, तालचेर उड़ीसा, अंगुल डिस्ट्रिक्ट अंगुल, जदुगुड़ा झारखंड, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और जावर उदयपुर के पास, राजस्थान के अंदर। अब हम देख लेते हैं मिनरल्स कि किस किस रीजन के अंदर कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो मिल रहे हैं। तो जावर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, राजस्थान के अंदर जो है आपको मीका भी देखने को मिलता है, मीका, लेड भी, लेड को पीवीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेड भी आपको देखने को मिलेगा, जिंक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लेड और जिंक दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो, लेड जो है वो आपको जावर के अंदर जो देखने को मिलेगा, ठीक है।
यूरेनियम जो है, यूरेनियम आपको जद्दूगुड़ा झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम, ठीक है। आयरन ओर जो है, आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, गुरु महेशनी, यानी कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आयरन ओर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, वहीं पर गुरु महेशनी के अंदर जो है आपको ये माइनिंग एरिया है गुरु महेशनी, जहाँ पे आपको आयरन ओर की जो है रिजर्व्स मिलते हैं। तालचेर में आपको कोल मिलता है, ठीक है, तालचेर में आपको कोल मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरु महेशनी ए का आयरन ओर से देखो ए का 3, ए का 3 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, सी और डी के अंदर। नेक्स्ट चलो, तालचेर, तालचेर कहाँ पर पड़ता है आपका, उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और वहाँ पर कोल, कोल से रिलेटेड कर दो आपको, 3 का 4, तीसरे का चौथा, इसमें सी। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन जल्दी, अब आपको ये दोनों जो है बाकी दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंध में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट इज नॉट मैनेज्ड बाय हिंदुस्तान स्टील प्लांट लिमिटेड। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है वो किन जो स्टील प्लांट्स हैं, जो नीचे भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, उनको मैनेज नहीं करती है। तो जो जमशेदपुर जो है ये टाटा टिस्को यहीं पे एस्टेब्लिश हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टाटा देखता है, ठीक है, इसको टाटा देखता है, किसको, जमशेदपुर वाले को, ठीक है। टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, स्टील प्राइवेट लिमिटेड देखता है जमशेदपुर को, बाकी भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, वो HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन सब को देखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है पोर्ट्स के बारे में, जो इंडिया के पोर्ट्स जो हैं उत्तर से दक्षिण में। अब देखो याद रखिएगा, पोर्ट्स को भी अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है कि नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में जो है पोर्ट्स जो उसका ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है। उत्तर से दक्षिण में अवस्थित के आधार पर, अवस्थित उनकी लोकेशन के आधार पर निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। जो पोर्ट्स हैं उनको अरेंज करना है, कोची, मरमागांव, न्यू मैंगलोर, नवा शेवा। तो ये अपना सदर्न पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो इधर आता है महाराष्ट्र के अंदर नवा सेवा NS, गोवा के अंदर आता है मरमागांव, गोवा के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर, न्यू मैंगलोर आता है आपका कर्नाटका के अंदर, और कोची तो बचा अपना केरला के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गए नॉर्थ से साउथ। देख लो अब ये नवा सेवा चौथा, मैंगलोर दूसरा, न्यू मैंगलोर, मरमागांव जो है वो गोवा के अंदर है, मरमागांव, मैंगलोर और न्यू मैंगलोर जो है वो आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में बता कोची जो है वो आपका देखने को मिलेगा केरला के अंदर। 4 2 3 1 आंसर देख लो, 4 2 1 3 4 2 3 1, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन इन दोनों में हो सकती है, मरमागांव और न्यू मैंगलोर में। आप इन दोनों को ही ऊपर नीचे से कर सकते हो, बस मरमागांव और न्यू मैंगलोर को, ठीक है। बाकी सब आप सही करके आओगे, ठीक है। याद रखिएगा, मरमागांव गोवा के अंदर ऊपर की साइड पड़ता है, कर्नाटका के अंदर पड़ता है न्यू मैंगलोर जो कि नीचे की साइड पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग के तहत प्रयुक्त हो रहा है, जो नेशनल वाटर वे है उसके लिए यूज किया जा रहा है, वो है गंगा के साथ साथ क्या है, हल्दिया वाला रूट और इलाहाबाद वाला। ये पूरा जो रूट है, गंगा जो है यूज हो रही है हल्दिया से लेके जो है वो इलाहाबाद तक यूज हो रही है, वेस्ट बंगाल यूपी यहाँ तक जो है एज ए नेशनल वाटर वे जो है यूज हो रही है। याद रखिएगा इस चीज़ को, नीचे वाले नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, गंगा जो है नेशनल वाटर वे यूज हो रहा है,
हल्दिया से लेके इलाहाबाद। और इसका नाम है नेशनल वाटरवे वन। नेशनल वाटरवे वन। नेशनल वाटरवे वन जो है ये 1986 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ गई है। और इसका जो है कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, वह कौन सी तिथि और तिथियां हैं जब दो गोलार्धों, दो हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होंगे, जब सूरज की किरणें एकदम स्ट्रेट पड़ रही होंगी, एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही होंगी लैंड के ऊपर। वो कब होता है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है सूरज तब, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, जो जैसे ये आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या है 23.5 साउथ, ये क्या है 23.5 नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कर्क रेखा और ये दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली जो रेखा है, इन दोनों के पर ऊपर जब सूरज की किरणें एकदम परपेंडिकुलर पड़ेंगी, ये हमारा सूरज है, एकदम खड़ी पड़ेंगी, तब जो है वहाँ पर जो है दिन और रात जो है बराबर होंगे। तो ये इससे ऊपर 0 से ऊपर तो नॉर्थ का उत्तरी दो गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में अब ये दोनों की दोनों कब होती हैं, 21 मार्च। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड, 21 मार्च में तो हो रहा है ये, यहाँ पर 21 मार्च को सूरज की किरणें एकदम खड़ी पड़ेंगी कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कहाँ, ये पड़ती हैं आपकी 23 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, 21 से बढ़कर है 23, 21 मार्च 23 सितंबर, ये दोनों डेट हैं जब सूरज की किरणें खड़ी पड़ती हैं। और इन दोनों तिथियों पर दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमसे पूछा गया है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की एक ऐसी नदी है कि जो कि कैप्रिकॉर्न को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, जो कि 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री हाफ सदर्न पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, उसको 2 बार कट कर दी है। तो जो लिम्पोपो जो है अफ्रीका की रिवर है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, मकर रेखा को 2 बार कट करती है। याद रखिएगा इस चीज़ को, सिंपल सा फैक्ट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है हमें। शिनूक विंड है। अब ये विंड के टाइप दे रखे हैं कि शिनूक, बुरान, ब्रिजार्ड और सामूम, और उनका एरिया दे रखा है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो है वो गलत वाला जो है वो निकालना है। तो इनमें सबसे शिनूक जो है यूएसए के अंदर होती है, ये सही है, शिनूक यूएसए के अंदर होता है। बुरान सहारा रीजन के अंदर जो है, ये बुरान जो है वो बहती है, सहारा रीजन के अंदर जो है बुरान जो है वो बहती है। ब्लिजार्ड जो है वो चिले के अंदर नहीं है। चिले कहाँ पर आता है, चिले आता है आपका सदर्न अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। ब्लिजार्ड आपकी कहाँ पे फैलती है, ये साइबेरिया, रशिया वाले रीजन में, साइबेरिया। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा कि सी वाला जो है वो गलत है। ब्लिजार्ड जो है आपको साइबेरिया के अंदर देखने को मिलेगी। सामुम जो है वो ईरान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सामुम जो है आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी सॉइल का ही एक टाइप है, जो कि एक नए तरीके, जो नव निर्मित जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको बोलते हैं। और इनमें से ब्लैक कॉटन सॉइल में से ये बहुत पुरानी है, लेटराइट भी पुरानी है, रेड सॉइल भी पुरानी है, एलुवियल जो है, इन दोनों की फीचर्स जो है वो सेम रहती हैं। तो एलुवियल यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बोलते हैं एंटी सॉल्स, दूसरा नाम एक तरीके से। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का जो नाम है वो एंटी सॉल है, दूसरा नाम। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी और क्या घटित नहीं होगा। अगर जो है CO2 का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा,
तो वो कह रहा है वो क्या घटित नहीं होगा। तो पहला देखो, अर्थ विल वार्म गलत है। जैसे ही CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ेगा, जैसे ही परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा कि CO2 जो है वो हीट को एब्जॉर्व करने लग जाएगी, अपने अंदर हीट को जो है वो सोखने लग जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अर्थ जो है वो भी, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो गर्म हो जाएगा, तो पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाएगी। ये तो स्टेटमेंट ठीक है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा जो है इवेंट नहीं होगा, ये तो ठीक है, ये तो होगा। दूसरा देखो, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगी, जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वो आइस जो है वो मेल्ट होगी, दूसरा भी ठीक है हमारा। तीसरा देखो, समुद्री तल में घटना, जब आइस मेल्ट हो रही है, आप लॉजिक लगाना, जब बर्फ़ जो है वो पिघल रही है तो पानी बह के नदियों के थ्रू जो है वो कहाँ जाएगा, पानी बह के नदियों के थ्रू जाएगा तो सी में ही, समुद्र के अंदर। तो यही बात तो हो ही रही है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सी लेवल जो है वो घटेगा घटेगा, पर भाई सी लेवल तो बढ़ेगा जब CO2 की मात्रा बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, तो उससे जो है आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है तो वो पानी नदियों के थ्रू जा कहाँ रहा है, सी के अंदर। तो सी का जो लेवल है वो तो अप होगा, डाउन थोड़ी होगा। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे गलत जो है वो पार्ट पूछा होगा। लास्ट और देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ एयर विल ऑल्सो राइज, वायु का भी ताप बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ये तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का ओवरऑल तो वायु का भी ताप बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है बट आप ये चीज़ कैच करने की कोशिश करिए कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और वहाँ जब एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको ये चीज़ें रिकॉल होंगी धीरे धीरे। ठीक है, जब आप एक बार लेक्चर को देख लोगे, 2 बार लेक्चर को देख लोगे, तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। सिंपल, हमें इस कारण को ये प्रूव करना है कि ये इस कथन का सही है कि नहीं है, और कथन भी अपने आप में सही है कि नहीं है ये भी चेक करना है। तो कह रहा है कोयला आधारित तापीय बिजली घर, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ऐसे बिजली घर जो कोयले से बिजली बनाते हैं, अम्ल वर्षा में आशदायी होते हैं, जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। जो एसिड रेन होते हैं, अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन, उसमें कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन रहता है। ये बात तो ठीक है। ठीक है, जब कोल होता है तो कोल से क्या होता है, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड 2 चीज़ रिलीज होती हैं जो कि एसिड रेन करवाती हैं। ठीक है, एसिड रेन करवाती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है तब। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ये बात तो सही है, होता है, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन नहीं करवाता है। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोयले के जलने से निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन, अम्लीय वर्षा नहीं करवा रहा। करवा कौन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब ये वायु में मिल जाते हैं, जब वायु में प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही ऊपर से बरसात आती है, रेन आती है, तो उन बूंदों के साथ ये मिल जाते हैं और नीचे जाके एसिड रेन जो है, अम्लीय वर्षा जो है वो करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक रहती है हम लोगों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, तो इसका ए और आर दोनों ठीक है, पर आर जो है वो करेक्ट नहीं है ए के लिए। तो ए एंड आर दोनों ठीक है, ए एंड आर दोनों ठीक है, बट आर इज करेक्ट नहीं, आर इज नॉट करेक्ट, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। ठीक है, यही जो है आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, निम्नांकित देशों में से कौन देश खनिज तेल का निर्यात एवं आयात दोनों करते हैं। USA जो है इकलौता इनमें से ऐसा है जो कि खनिज तेल जो होता है, जो मिनरल ऑयल जो होता है, मिनरल ऑयल खनिज तेल, इसका आयात और निर्यात आयातक और निर्यातक दोनों हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। आज की डेट पे भी 2004 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। वो कंट्री आज की डेट पर भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन उसके अंदर है।
इंडोनेशिया के अंदर। वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों की 12 से 13% पॉपुलेशन इंडोनेशिया के अंदर ही आ जाती है। तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मुसलमान, मोस्ट पॉपुलेशन इस्लामिक कंट्री जो है ये खुद ही है, ठीक है, इंडोनेशिया, 12 से 13%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, कंट्री दे रखी है और कैपिटल दे रखी हैं, वो हमें मैच करनी है, सही सुमेलित करनी है, ठीक है। तंजानिया 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 की जो कैपिटल है डोडोमा है, डोडोमा डोडोमा। तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका के पार्ट है, अफ्रीका के अंदर आता है तंजानिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है और उसके अंदर इसकी जो कैपिटल है डोडोमा है। केन्या, केन्या नैरोबी, आपने सुना भी होगा, नैरोबी, केन्या नैरोबी हो गया। नामीबिया, नामीबिया, अब ये देखो ये हमारा हो गया, नैरोबी हो गया, डोडोमा हो गया। नामीबिया क्या है, विंडोइक, विंडोइक, ये जो है विंडहोइक, विंडोक बोल दो उसको। मोरक्को का है रहात, रबात, रबात जो है वो मोरक्को का है। तो अब देखो तंजानिया, तंजानिया का हमने देख लिया डोडोमा, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का विंडोइक और मोरक्को का रबात। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए का 4, ए का 3 डोडोमा, तंजानिया का डोडोमा, ए का 3 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। अब केन्या का नैरोबी था, ए का, बी का 2 देखो, बी का 2 यहाँ पर है, बी का 2 यहाँ पर नहीं है, नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। अब आपको बस थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछ रहा है, देखो अधिकारों के बारे में पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में पूछ रहा है। जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उनसे मजदूरी नहीं करवाएगी ज़बरदस्ती, 14 साल से नीचे होंगे तो उनसे मजदूरी नहीं करवाओगे। तो ये बात करता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इस तरीके की बातें करता है कि बच्चों से आप ज़बरदस्ती उनका शोषण नहीं कर सकते, उनको 14 साल से अगर छोटे हैं तो उनसे काम नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है आर्टिकल 24, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से मतलब परामर्श जो है वो कौन कर सकता है, उसका अधिकार किसके पास है। कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवाइजरी ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो है प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 143 143 के अंदर प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है कभी भी जब मन आए। और इसकी जो एडवाइस जो है प्रेसिडेंट पे होगी वो मैंडेटरी नहीं होगी, सिर्फ रिकमेंडेशंस होंगी, नो मैंडेटरी, ठीक है। उसकी मर्जी है, राष्ट्रपति साहब की मर्जी है आर्टिकल 143 के अंदर कि वो माने न माने, और ये उनके ऊपर है, ले सकते हैं वो हमेशा। और राष्ट्रपति को देनी, ये सुप्रीम कोर्ट को देनी भी होगी, जब वो मांगेंगे तब देनी होगी। आर्टिकल 143 के अंदर, संविधान के अंदर ये मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी होगी जब जब राष्ट्रपति साहब मांगेंगे, पर ये मैंडेटरी नहीं है, बस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद और उसका जो सृजन है अथवा समाप्ति की जा सकती है। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय पार्लियामेंट। नहीं, पार्लियामेंट अकेला कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधान परिषद को भंग और ना ही बना सकता है। जब बात ही स्टेट की हो रही है तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, ये तो बेसिक है। तो इसको तो देखते ही कट कर देना चाहिए कि भाई जब स्टेट की बात हो रही है तो उसके अंदर स्टेट को तो आना ही आना चाहिए कि नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरा देखो, बाय द प्रेसिडेंट, किसी राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि, यानी कि उसकी रिकमेंडेशन पर।
बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नर। ऐसा भी नहीं है भाई, गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है कहीं ना कहीं से, उसका हाथ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं, ठीक है। पर प्रेसिडेंट चुनते हैं गवर्नर को, और वही वही उसको रिकमेंडेशन देते। राज्यपाल ही प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन देते कि प्रेसिडेंट साहब इस राज्य के अंदर जो है आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो, विधान परिषद बना दो। ऐसा भी नहीं है भाई। ये तो क्या होगा कि दोनों के दोनों ही जो बॉडी हैं, दोनों की बॉडी जो है वो जनता को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। न द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है, न ही राज्यपाल करता है, ठीक है। कौन करते हैं? जो चयनित मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, वो करते हैं। अब देखो तीसरा वाला, तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा देखो, बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर गवर्नर तो नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नर ऐसे तो फिर अब हर एक राज्य जो है अपने अपने हर एक जो राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होता है, वो रिकमेंडेशन करेंगे गवर्नर को, गवर्नर बना देगा फटाक से। ऐसा तो नहीं होगा, सेंट्रल का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना। तो ये चीज़ें क्लैश हो रही हैं, तो इसको भी हटाओ। देखो लास्ट में बाय द पार्लियामेंट एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो गया, विधानसभा के अंदर चयनित व्यक्ति भी आ गए, जिसकी हम बात कर रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, प्लस स्टेट भी आ गया, अब पार्लियामेंट भी आ गया, सेंटर भी आ गया। तो ये एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस सवाल का, कि पार्लियामेंट जैसे ही कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, कोई भी संकल्प पास किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद बना और घटा दोनों सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसी के साथ हम अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान। केंद्र और राज्य की लड़ाइयाँ तो हो सकती हैं, हमेशा सेंट्रल स्टेट के बीच में चलती रहती हैं, आपको देखने को मिलेगी। कभी कभार स्टेट उठ के आती है कि भाई साहब हमें पैसे दे दो, आप दे ही नहीं रहे हमको पैसे, ठीक है। तो इस तरीके के विवाद जो हैं उनका समाधान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का अंतर्गत आता है? कि तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका अधिकार है, वो अपनी मर्जी से ओरिजिनल प्रारंभिक जुरिस्डिक्शन है, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि भाई साहब मेरी मर्जी है, अगर मेरे को इंटरफेरेंस करना है तो मैं करूँगा, और मैं ये ऑर्डर भी दूंगा कि सुनो सेंटर तुम सुनो, स्टेट तुम सुनो, ऐसा काम करो। आई समझ में? दोनों लड़ो मत, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। तो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये उसको काम कर सकता है, वो इंटरफेयर करेगा और वही जो है डील करेगा उन दोनों की फाइट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। खास करके गांव वाले बच्चे जो जानते होंगे, प्रधान जी जो होते हैं, प्रधान जो है हमेशा गांव का प्रधान डायरेक्ट इलेक्शन से आता है एक्शन में। पंच भी, जितने भी पंच होते हैं, पंच मिलके सरपंच बनाते हैं, तो सरपंच जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर नहीं आता। तो चौथा हटा दो, पंच मिलके सरपंच बनाते हैं, और ब्लॉक प्रमुख जो है वो कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन से, प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना नहीं जाता, ठीक है, इनडायरेक्ट से चुना जाता है। जो मेंबर्स रहते हैं वो बनाते हैं ब्लॉक प्रमुख को, जिला पंचायत अध्यक्ष को। तो ठीक है, तो ये तीनों जो है नहीं आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधान जी और पंच साहब, पंच जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव से होते हैं। तो ए और 1 और 5 इज द आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पंचायती राज्य व्यवस्था जो है हमारे भारत के अंदर चलती है, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ऐसा तो कुछ नहीं है। कृषि उत्पादनों को बढ़ाना, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाना। लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी करना। कि पंचायती राज जो अब आया था, तो इसका मतलब ये था कि जो, अब देखो सेंटर पे
लोकसभा के चुनाव हो गए, स्टेट पे लोकसभा असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो गए, ठीक है। परंतु जो गांव का लेवल है, वहाँ जो छोटा लेवल है वहाँ पर क्या क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज के चुनाव लिए जाएंगे, ताकि जो है टू मेक द पीपल पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, गांव के लोग, कि अपना डेवलपमेंट में, अपने डेवलपमेंट में खुद पार्टिसिपेट कर पाएँ। उसके लिए जो है वो पंचायती राज के जो है, पंचायती राज का जो है उद्गम हुआ, और उसी की वजह से जो है आज हम गांव में रह के अपनी वोट दे के अपना प्रत्याशी चुनते हैं, और वो हम पे हमारी ज़रूरतों पे काम करेगा, ठीक है। ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ठीक है, अपने डेवलपमेंट में, अपने अपने डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में वो काम कर सके, बस इतना ऑब्जेक्टिव था, बस बात खत्म। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, ग्रामीण अवस्थापन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीय किया जा रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय। तो जो गांव के जो अवस्थापन जो होता है, जो गांव के अंदर जो भी काम वगैरह होते हैं, उन सब के जो पैसा कहाँ से आता है, वो नाबार्ड के द्वारा आता है, याद रखिएगा, नाबार्ड सिंपल, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा जो है आता है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसे याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पैसा देगा गांव के अंदर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं उनमें काम करवाने के लिए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ निगोशिएशंस हुए थे उसी के टाइम पर, 2000 अर्ली 2010s में। तो उस उधर पे देखो क्या हुआ था कि अ ग्रुप ऑफ formed by India, Brazil, China and other developing countries for the future negotiations at WTO। भारत, ब्राज़ील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह क्या थे, उनमें से कौन सा जो है समूह था जो कि उस टाइम पर बनाया गया था। तो वो जो था वो G22 था, G22 जो है वो बनाया गया था उस टाइम पर, ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये पूछा रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। BSE का नाम सुना है आपने, जो खास करके बच्चे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में जो है वहाँ देखते हैं कि जो कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, वहाँ पर जो है उनके स्टॉक्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ठीक है, उनके स्टॉक्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं बॉम्बे स्टॉक्स के अंदर। अब वो क्या रहा है कि ये भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ये बात तो सही है, इंडिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो BSE है, ठीक है, ओल्डेस्ट। इसे दलाल स्ट्रीट इसको दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, दलाल स्ट्रीट नाम से इसको जाना जाता है। इट्स शेयर इंडेक्स इज नोन बाय द नेम्स ऑफ सेंसेक्स। और ये बात भी सही है कि जो BSE की जो शेयर इंडेक्स है जहाँ पर शेयर्स चढ़े जाते हैं वो सेंसेक्स होता है, ठीक है। जब आप गूगल करोगे सेंसेक्स का, वहाँ पे कंपनीज दिखेंगी आपको कि इस कंपनीज के इतने शेयर्स हैं, आज इसका इतना प्राइस चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आज का यही, इतने ही हमारे पास सवाल थे आज के लिए, ठीक है। पूरा जो है पूरा 2004 का जो है सवाल हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो, और कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को फॉलो करती है, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई हैं ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2005 का पेपर जो है वो कवर कराएंगे, ठीक है। जैसे भी होगा, एक पार्ट में या 2 पार्ट में, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जैसा भी होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा शुरू से बताता आया हूँ, नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक शीट लो,
2 पार्ट में डिवाइड करो, छोटे छोटे नोट बना दो, छोटे छोटे नोट बना दो, प्लस करंट अफेयर्स का एडिशन कर दो। ये आपको मल मान लो इसको रूल बना लो अपनी लाइफ में, ठीक है, रूल बना लो उसको अपनी लाइफ में, ठीक। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको। बाय बाय गाइस, सी यू।